में किसानों पर बोले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, हम हर बातचीत के लिए तैयार, बरकरार रहेगी एमएसपी। बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान, कहा यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी बीएसपी, नहीं होगा गठबंधन। मुकेश अंबानी विस्फोटक केस, मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को किया सस्पेंड, एनआईए ने शनिवार रात किया था गिरफ्तार, पूछताछ जारी। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, जैश कमांडर सज्जाद अफगानी हुआ ढेर, अब तक 2 आतंकियों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। और मैं हूं आपके साथ हिमांशी अरोड़ा। जम्मू कश्मीर के शोपियां के रावरपोरा इलाके में 3 दिन से चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर सज्जाद अफगानी को ढेर कर दिया है। अफगानी युवाओं को आतंकी संगठनों के लिए भर्ती कराने में शामिल था। और इस बीच सुरक्षा बलों ने शुरू हुए ऑपरेशन के दूसरे दिन भी एक आतंकी को मार गिरा है। उस बीच कश्मीर आईजीपी ने इसकी पुष्टि की है। मारे गए आतंकियों की पहचान लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े जहांगीर अहमद वारना के रूप में हुई है। वो शोपिया के राखर नारापोरा एरिया के रहने वाले। जहांगीर पिछले साल सितंबर से एक्टिव था। मुठभेड़ वाली जगह से यूएसए मेड M4 कार्बाइन राइफल भी मिली है। इस राइफल का इस्तेमाल अमेरिकी सेना भी करती है। इससे पहले बारामूला में शनिवार को आतंकियों ने पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। उधर उत्तरी कश्मीर में सोपोर बस स्टैंड के पास हुए आतंकी हमले में आतंकियों का निशाना चूक गया था। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। देश में फिर से बढ़ते कोरोना वायरस के कहर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की है। सोमवार को देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों की एक रिपोर्ट को साझा करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट में राहुल ने लिखा, मैंने ही चेताया था कि कोविड-19 एक बड़ा खतरा बन रहा है। कृपया आप लोग सभी सुरक्षा उपाय अपनाएं, मास्क पहने और जरूरी एहतियात बरतें। राहुल ने अपने ट्वीट में जो कोरोना ग्राफ शेयर किया है उसमें जनवरी से लेकर अब तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की स्थिति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। उधर बंगाल के सियासी रण में बीजेपी और टीएमसी दोनों जीत का दावा ठोक रही हैं और इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जीत का दावा ठोकते हुए कहा कि बंगाल की जनता विकास चाहती है और बीजेपी ही बंगाल का विकास करेगी। मुझे लगता है कि चुनाव जो होता है वो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होता है और इस प्रकार की बातें करके हमने चुनाव को कलंकित नहीं करना चाहिए। ये बात जरूर है कि ममता जी का जो हुआ वो एक्सीडेंट हुआ, ऐसा ही सभी लोगों का कहना है और ऐसी उसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम भी जा रहे हैं, वो भी जाए, अपनी बात जनता के सामने रखे और जनता का जो भी फैसला होगा उसको सर पर रख कर आगे जाए। और इसीलिए इस प्रकार की विवादों को तैयार करना और चुनाव के माहौल को ख़राब करना ये ठीक नहीं होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो घटना हुई, जो एक्सीडेंट हुआ, वो दुखद है, पर इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही मैं उनसे, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है वही विकास बंगाल का हो, ये यहाँ की जनता की अपेक्षा है। और इसलिए केंद्र सरकार भाजपा का है और राज्य सरकार भी भाजपा का आएगा, तो ये डबल इंजन लगने के बाद बंगाल की बहुत प्रगति होगी। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि केवल, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि केवल 1 लाख करोड़ के रोड हम लोग बंगाल में बनाएंगे और अभी केवल लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस अगर हमको मिलता है तो आज भी हम बना सकते थे, हम बनाने के लिए तैयार हैं, पर दुर्भाग्यवश इसमें अड़चनें आती है। अगर एक ही पार्टी की दोनों सरकार होगी और डबल इंजन लगेगा तो हम बंगाल की तस्वीर बदल देंगे
बंगाल का विकास करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करके बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम इतना अच्छा बना देंगे कि बंगाल लगातार प्रगति और विकास की ओर अग्रसर रहेगा। तो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं लोगों के मन में भाजपा के प्रति है और बंगाल की जनता ने कांग्रेस को भी आजमाया है, सीपीएम को भी आजमाया और दीदी जी को भी आजमाया है। अब वो परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ठोस विकल्प है और बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुना कर देगी, हमें मेजॉरिटी मिलेगी और हमारी सरकार आएगी। ये चित्र अब बहुत स्पष्ट हो रहा है। नहीं, ये गलत बातें हैं। ऐसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। ये बात जरूर है कि चुनाव के बाद स्वाभाविक रूप से अनेक बार निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ अधिकारियों के तबादले होते हैं और ये पूरे अधिकार उनके हाथ में होते हैं और चुनाव आयोग भारत का इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से सहमत नहीं है तो केंद्र सरकार को कानूनों को वापस लेना चाहिए। जिन किसानों की इस आंदोलन में मौत हुई है उनके परिवारों को केंद्र और राज्य सरकारों को उचित आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और इस बीच उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और हमारी पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारी पार्टी इन 4 राज्यों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव के दौरान सभी पार्टियां जीत के लिए बीएसपी के विरुद्ध एकजुट हो जाती हैं। जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं हैं तो फिर केंद्र की सरकार को अपने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, तो ये उचित होगा। बीएसपी की भी ये मांग है और इस मामले में हमारी पार्टी पूरे तौर से किसानों की इस मांग के साथ खड़ी है और हमारी पार्टी यही चाहती है कि केंद्र की सरकार अपने तीनों कृषि कानूनों को जरूर वापस ले। इसके साथ साथ जिन किसानों की इस आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई है तो केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारें भी उनके पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता जरूर प्रदान करें। विकट परिस्थितियों में भी ये लोग कभी भी हताश व निराश नहीं होंगे और इन्हें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बीएसपी विरोधी जातिवादी पार्टियाँ व ताकतें चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, खासकर चुनाव के समय में ये सभी पार्टियाँ व ताकतें किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी के विरुद्ध एकजुट हो जाती हैं, जिनको मान्यवर श्री कांशीराम जी ने भी काफ़ी झेला है और अभी भी बीएसपी मूवमेंट की मजबूती को आघात पहुंचाने वालों से इन्हें हर स्तर पर जरूर सावधान रहना। दिल्ली में बीते 4 दिनों से कोरोना के लगातार 400 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 14 मार्च को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 407 नए मामले सामने आए हैं और कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 6,43,696 पर पहुंच गया है। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। केस आए थे और पॉजिटिविटी 0.6% थी। आज जो भी थोड़ी देर में बुलेटिन रिलीज़ होगा उसमें 400 से कम है केसेस, 350 के आसपास हैं। अभी बार बार पूछा जा रहा है कि भाई दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि देखो, पॉजिटिविटी दिल्ली के अंदर एक टाइम पर 15% से ज़्यादा थी और WHO का कहना भी था 5% से कम होनी चाहिए और लगातार पिछले कई महीनों से 3-5% से कम है और 2-2.5 महीने से 1% से कम है। यही बेंचमार्क है, 1%, 5% और 5% से ज़्यादा। तो लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि 1% से नीचे है और अभी भी 0.6% है। महाराष्ट्र के अंदर कल जो केस आए थे वो 16,620 केस थे, जिसकी पॉजिटिविटी थी 16.46, 16% से भी ज़्यादा थी। केरल के अंदर जो 1792 केस आए थे, पॉजिटिविटी था 3.54। पंजाब के अंदर थे 1492 केस, पॉजिटिविटी रेशो था 4.81।
गुजरात के अंदर थे 810 केसेस और पॉजिटिविटी थी 1.78 और दिल्ली में थे 407 केसेस और पॉजिटिविटी थी 0.6%। 0.6 का मतलब समझिएगा, गुजरात में दिल्ली से 3 गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी है, पंजाब के अंदर 6 गुना है, केरल में 7 गुना है और महाराष्ट्र के अंदर 30 गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो अभी इसको देखो बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर जब तक 1% क्रॉस नहीं करता, मुझे लगता है विद वेल इन कंट्रोल है। नंबर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल रहा है, हमने हमेशा कहा है कि 1% से नीचे चल रहा है। सतर्क हैं, पूरी तरह से सतर्क हैं, हमने पूरे इंतजाम किए हुए हैं और टेस्टिंग दिल्ली के अंदर बढ़ा के 70,000 से ज़्यादा डेली हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं और हर तरीके से हमें प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं। देखिए मैं कहूँगा कि देखो कोरोना जो एक बीमारी है ये लौट के आने वाली लग रही है, ख़त्म एकदम से होते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा जो 1 साल के अंदर सीखा है वो सीखा है कि जब ये अगर मास्क लगा के रखें आप तो सबसे ज़्यादा बचाव मास्क से है, बाकी सभी चीज़ें एक तरफ, मास्क एक तरफ है। तो जब भी पब्लिक में जाएं एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। जिन्होंने वैक्सीनेशन भी लगवा लिया है वो भी ध्यान रखें, कई लोगों को लगता है हमने तो वैक्सीन लगवा लिया, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी जरूर मास्क लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मास्क ना लगाएं और अननेसेसरी में तकलीफ हो। जनता से हम अपील करेंगे कि थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखें और मुझे लगता है कि इस बारी सुखी होली मनाया जाएगा। बिहार के पटना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे एक बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बजट में सरकार ने 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है। निजीकरण देश के हित में नहीं है। बीजेपी की वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी नेता पंकज सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए। देखिए, प्रदेश कार्य समिति की बैठक का जो भी एजेंडा है अलग अलग प्रस्ताव के रूप में, सत्रों के रूप में अभी आप सबके सामने आएगा, लेकिन प्रदेश कार्य समिति की यह कोविड काल के कारण से लंबे अंतराल के बाद महत्वपूर्ण बैठक है और यह बैठक 2021 से लेकर के 2022 तक का रोड मैप तैयार करेगी। कार्य समिति है, अब इसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी मिलेगा। देश के हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी वह उद्घाटन करेंगे। समापन सत्र हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लेंगे। इस बीच में अपने आगामी कार्यक्रम, राजनीतिक हालात पर चर्चा, प्रस्ताव, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। चुनाव भी है सर सामने, उसकी भी चुनाव के लिए तो बीजेपी देखिए हमेशा तैयार रहती है और अब निरंतर 17 का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ तो 22 की तैयारी, 19 का लोकसभा समाप्त हुआ तो 24 की तैयारी, लगातार पार्टी चलती रहती है। कार्यकर्ता हमेशा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था क्योंकि गरीबों लोगों को उसका फायदा साफ तौर पर मिल सके, सामान्य आदमियों को भी लोन मिल सके और इस बीच व्यवसाय कर सके। बैंकों में काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री परेशान कर रहे हैं और वो बैंकों को चंद लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। मोदी जी बहुत बड़ा अन्याय इस देश के गरीबों पे और सर्विस में रहने वाले लोगों को वो कर रहे हैं, क्योंकि बैंक नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया था गरीब जनता को उसका फायदा मिले, गरीब जनता, सामान्य से सामान्य आदमी भी बैंकों के अंदर अपने पैर रख के लोन लिए और अपना बिजनेस धंधा चलाए। और फिलहाल खबर दोपहर के खास बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं बाकी की खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि व्यापारी चला रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कहा गया है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। सरकार को यह कहा कि इसको वापसी कर लो आप और एमएसपी पे कानून बना दो। अभी ना इनको वापसी ले रही ना एमएसपी पे कानून बना रही। उनका कहना यह है कि व्यापारी को बहुत नुकसान हो जाएगा एमएसपी पे कानून बनते ही, क्योंकि व्यापारी लूट रही ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे लूट रहे, जो सेलर वाले हैं वे सस्ते में अनाज को लूटते हैं, महंगे में जनता को बेचते हैं। देखो, देश में आंदोलन चलाने पड़ेंगे। मिनिमम रेट और मैक्सिमम आप कितने का खरीद के कितने में बेच रहे हैं, कौन सी एजेंसी इस चीज़ को तय करेगी। आटा बाजरे का आटा मंगवाया 65 रुपये किलो दिया, किसान का गया 11 रुपये किलो। तो ये सब चीज़ें तय होनी चाहिए देश में। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से शिवसेना पर लगाए गए आरोपों को लेकर सांसद संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। देखो, देवेंद्र फडणवीस जी सिर्फ एलओपी नहीं है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। उनको पता चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज होता है, कानून से काम चलता है और पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल है, किसी को नहीं बचाएंगे। अगर कोई भी हो, चाहे पुलिस फोर्स में हो या बाहर हो, कुछ किया है अपराध तो उसकी बचाने की हिम्मत, साहस महाराष्ट्र में कोई नहीं करते और उद्धव ठाकरे कभी नहीं करेंगे। लेकिन सर, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मनसुख हिरेन की मौत के मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध है। कोई संदिग्ध नहीं है। आपने अभी ये लोग अपने आप को शेरलॉक होम्स समझते हैं, सब कुछ उनके पास ही जानकारी है और सरकार ऐसे बैठी है। ऐसा होता नहीं। सरकार, पुलिस, ये सब अपने अपने काम करते रहते। एटीएस भी अपना काम कर रहा है, लेकिन एटीएस ने कार्रवाई करने से पहले एनआईए ने जांच शुरू कर दी, वो पकड़ लिया उसको। अगर अपराधी था तो हम लोग भी उसको पकड़ लेते, हमारी पुलिस पकड़ लेती। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सचिन वाजे का शिवसेना के एक बड़े नेता के साथ व्यावसायिक संबंध है, जल्द ही नाम बाहर आएगा। राज्य सरकार की ओर से सचिन वाजे को बचाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये मांग की है कि गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर को भी पद से हटाया जाए। सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने से 3 मार्च 2004 को सस्पेंड किया गया। उसका सस्पेंशन वापस नहीं लिया। इसके लिए 30 नवंबर 2007 को सचिन वाजे ने अपना त्याग पत्र दे दिया। किंतु जब मुंबई महाराष्ट्र 100% लॉकडाउन में था, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार भी अपने घर से बाहर निकले नहीं थे, तभी अर्जेंट बिजनेस करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने सचिन वाजे का सस्पेंशन रद्द करके 6 जून 2020 को वापस उसकी पुलिस दल में भर्ती की। इसके बारे में उद्धव ठाकरे जी एक्सप्लेनेशन देंगे क्या? कांग्रेस प्रवक्ता रंजीत रंजन ने कहा कि देश के हालात जो बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ सभी पार्टियों को इकट्ठे होकर कांग्रेस के साथ आकर बीजेपी के खिलाफ होना चाहिए। उन्हें और क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। ये उनकी सोच होगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आने वाले कल में
जो हालात पैदा हो रहे हैं देश के, उसके लिए तमाम पार्टियों को एक सूत्र में बंध के, आप सेंट्रल में किसको देखते हैं आमने सामने, बीजेपी और कांग्रेस को, तो मुझे लगता है सबको एक सूत्र में बंध के बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में आना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने अपने साथ हुए हादसे को लेकर कहा है कि घायल बाघ और भी ज्यादा खतरनाक होता है। उनके इस बयान पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी की प्रतिक्रिया। She is saying, I think the investigation should be done by any agency under supervision of the High Court or the Supreme Court. Sir, also TMC has. Well, that's right. I don't know how the Election Commission in such a jiffy can come to know about the background. Investigation is a painstaking procedure. I don't even know whether the Election Commission has identified the persons who pushed her or whatever they did, or banged the door on her. You see, unless they are identified and what was their background, I don't know. I haven't seen the Election Commission report. But normally you can't just, it's not a knee-jerk reaction in which one party says that they were the gundas and it was conspiracy and the other one says. AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर मुस्लिम अपराधियों को एनकाउंटर में मारने का आरोप लगाया है। इस पर यूपी सरकार ने मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने बंगाल चुनाव को लेकर ये कहा है कि राजनाथ कह रहे हैं कि बंगाल के बॉर्डर को सख्त किया जाए। 6 साल से वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए और क्या कुछ कहा, देखिए। अभी तो कौन टाइट, मैंने अभी तक 5-7-6 साल में आप नहीं टाइट कर पाए। ये सब जो है ये अजीब जीव लोग हैं। ये 6 साल से सरकार है तो अमित शाह पूछ रहे हैं राहुल गांधी से और वो क्या नाम है बदरुद्दीन अजमल से कि भाई आप रोक पाइएगा। उसी तरह से राजनाथ सिंह कह रहे हैं 6 साल से सरकार में है, कुछ दिन भी मंत्री रहे हैं, कि हम जो है टाइट करेंगे। तो 6 साल में आप क्या कर रहे थे, वहां घास गड़ रहे थे। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम योगी ने नियम और नियत प्रक्रिया बदल दी है, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। उनमें जानकारी का अभाव है और वो हर चीज़ को धर्म के साथ में जोड़ते हैं, ये उनकी कमजोरी है। अपराधी की कोई जात और संप्रदाय या धर्म नहीं हुआ करता। अगर अपराध करने वाला व्यक्ति कोई जाति या धर्म से संबंधित है तो इसका मतलब धर्म उससे प्रभावित नहीं हुआ करता। तो अपराधी अपराधी है और अपराधी को उत्तर प्रदेश सरकार उसके किए गए कृत्य के अनुसार दंड देती है। अब अपराधी अगर पुलिस को मारेगा, पुलिस के ऊपर अटैक करेगा, तो पुलिस गुलाब का फूल लेकर तो नहीं चलेगी। जाहिर सी बात है, आत्मरक्षा के लिए जो नियम प्रदत्त तरीके से जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसको अपनाती है और अपराध न रहे, अपराध मुक्त प्रदेश रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर केस दर्ज किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज एक पोस्टर लगा है जिसमें एक तरफ अखिलेश की तस्वीर है जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, जिसके जरिए सपा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। लखनऊ के 1090 चौराहे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को एक साथ वाली होर्डिंग लगाई गई है। मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर हुई एफआईआर के प्रकरण के बाद होर्डिंग लगाया गया है। होर्डिंग में अखिलेश यादव पर मुकदमे लिखवाने और सीएम योगी पर मुकदमे हटाने की बात का जिक्र किया गया है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव ने कहा सपा सरकार बनने पर फर्जी एनकाउंटर की जांच होगी। उन्होंने कहा फर्जी एनकाउंटर के साथ ही हिरासत में मौतों की जांच भी होगी और मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट और पीड़ित परिवारों की शिकायत पर जांच होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आज संविधान पर हमले हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नेताओं पर झूठे मुकदमे और जांच एजेंसियों के छापे के साथ शारीरिक हमले भी हो रहे हैं। भाजपा के राजनीतिक कुत्सित इरादों का परिणाम ऐसी स्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों पर सिंडिकेट से संचालित होने का आरोप लगाने वाला वास्तव में सिंडिकेट है। तुम ले लेना। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मराठा आरक्षण के मसले पर 5 जजों की बेंच के सामने सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में तमिलनाडु और केरल सरकार की ओर से सुनवाई टालने की अपील की गई। केरल तमिलनाडु सरकार का यह कहना है कि चुनाव के कारण इस सुनवाई को टाल देना चाहिए क्योंकि ये पॉलिसी से जुड़ा फैसला होगा। ऐसे में सरकार अभी कोई पक्ष नहीं ले सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार के पास अपना जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। सरकार अपना लिखित जवाब तैयार रखें और अदालत को दें। अभी सिर्फ इस चीज पर फोकस है कि इंदिरा साहनी जजमेंट को फिर से देखने की जरूरत है या नहीं। आपको बता दें, इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी राज्यों से ये पूछा गया था कि आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। अदालत ने हर राज्य की राय मांगी थी क्योंकि इस फैसले पर असर काफी व्यापक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नकली कोविड-19 वैक्सीन के मार्केट में बिक्री और वितरण से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई है। वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि कोई संगठन, कंपनी या व्यक्ति नकली वैक्सीन की बिक्री या वितरण जैसा आपराधिक काम करता है तो उस पर सख्त कानून बनाया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन कानून या किसी अन्य कानून के तहत दिशा निर्देश बनाए जाएं। ये दिशा निर्देश उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तय किए जाएं, जिसकी अध्यक्षता और निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज द्वारा की जाए।
साथ ही इसमें कहा गया है कि सरकार को कोरोना वायरस के नकली टीकाकरण के खतरे को लेकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। साथ ही जनता के लिए किफायती दाम और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। उधर महाराष्ट्र कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरह से जूझ रहा है। राज्य की राजधानी मुंबई में भी लगातार कोरोना केसों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बात करें कोरोना मामलों की तो यहां रविवार के दिन 1962 नए कोरोना केस सामने आए थे। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दादर इलाके की सब्जी मंडी से आई तस्वीरें इस बात का सबूत है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मंडी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं, लेकिन ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। उधर यूपी के मथुरा में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। रविवार को एक साथ 10 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। खास बात तो ये है कि इन पॉजिटिव में वृंदावन के अधिक हैं और स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित हो गया है। इस प्रकार संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,878 हो गई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 6,729 है। वहीं आपको बता दें कि 10 कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। देश में सोमवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। एएनआई ने देश के 5 से अधिक स्थानों पर आतंकवादियों गतिविधियों से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी की है। यह छापेमारी दर्ज एक मामले में की गई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के एक समूह के खिलाफ केरल, दिल्ली और कर्नाटक समेत कई स्थानों पर सोमवार को छापेमारी की है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी भी छापेमारी चल रही है। और इस छापेमारी से नाराज होकर केरल के मलमपुर में लोगों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी यहां पर की गई। म्यांमार में सैन्य तानाशाही के अत्याचार का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। रविवार को एक बार फिर से जुटा सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं। इस दौरान राजधानी समेत पूरे देश में 38 लोगों की जान चली गई। इस हिंसक कार्रवाई में एक पुलिस अधिकारी की भी मौत होने की खबर है। इससे एक दिन पहले यानी बीते शनिवार को भी 13 प्रदर्शनकारी हिंसक कार्रवाई के शिकार हुए थे। फरवरी में निर्वाचित सरकार के सैन्य तख्ता पलट के बाद से शुरू हुए प्रदर्शन में किसी पुलिसकर्मी के जवान गंवाने का ये दूसरा मामला है। आपको बता दें, म्यांमार में सेना द्वारा सत्ता कब्जाने के बाद 6 हफ्ते से जारी प्रदर्शनों में अब 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि प्रदर्शन में शामिल 2100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। और आज यानी सोमवार को म्यांमार की सबसे लोकप्रिय नेता सू की ओर से फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि कानूनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जगह जगह अलग अलग तरीकों से बीजेपी नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला यूपी के मथुरा से सामने आया है, जहां पर बीजेपी विधायक को ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा है। गांव वालों ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और बीजेपी विधायक कारिंदा सिंह को गाँव में घुसने ही नहीं दिया। उधर पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद भी विधायक को गांव में नहीं जाने दिया और कहा कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक बीजेपी विधायकों का इसी तरह से बहिष्कार करेंगे। विरोध के दौरान न सिर्फ सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे बल्कि किसान एकता जिंदाबाद के भी नारे लगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर कई कशमकश के बीच इस वक्त किन्नर अखाड़ा जूझ रहा है। महाकुंभ 2021 में अपनी छावनी बनाने के लिए और महाकुंभ में अन्य अखाड़ों की तरह सुविधाओं को लेकर मांग करता चला आ रहा है। उसी को लेकर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी
कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत के पास वार्ता करने पहुंचे, जहां मेला अधिकारी के द्वारा उन्हें जगह मुहैया कराए जाने और बिजली पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि नए मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े को भी भूमि आवंटित की जाएगी। उनका कहना है कि रोज नई बातें सामने आ रही हैं, जिनको लेकर उन्हें मेला अधिकारी के पास आना पड़ा। मेला अधिकारी दीपक रावत जी से जो हमारी 2-4 दिन से बातचीत चल रही थी, उस पे मुख्यमंत्री ने जो आदेश भी दिया है दूसरों के लिए कि जिस तरीके से उनको ज़मीन मिलेगी, कुछ मिलेगी, तो हम अपनी सुविधाओं के बारे में, क्योंकि किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित समाज रहा है और सनातन धर्म के बच्चे दूसरे धर्म में अपना आसरा ढूंढते रहे, तो इसके लिए किन्नर अखाड़े का गठन हुआ। हमने 2 कुंभ किया, उज्जैनी का महाकुंभ और प्रयागराज का अर्धकुंभ। महाराष्ट्र के मुंबई के उपनगरीय इलाके नवी मुंबई में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर सुबह सैर के लिए घर से बाहर निकले थे। कोरोना वायरस को लेकर पिछले 2 हफ्ते से पूरे देश में लॉकडाउन है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उधर प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों को यह बताया जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें। घर में बाहर निकलने पर कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। इसके बावजूद भी कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी सिलसिले में नवी मुंबई में पुलिस ने लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई नगर निकाय में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना बुधवार को अनिवार्य कर दिया गया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आईपीसी की धारा 188 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उधर यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर कोर्ट की तलवार सी लटकी हुई है, जिस पर आज कोई फैसला हो सकता है। दरअसल चुनाव को लेकर जारी की गई आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसे लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस पर जिला प्रशासन से लेकर प्रत्याशियों की नजर बनी हुई है। प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें काफी बढ़ी हुई हैं। आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव प्रचार भी तेजी के साथ शुरू हो चुका था, लेकिन रोक के बाद प्रचार थम गया है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट अहम फैसला कर सकती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। आबादी के मामले में नंबर 1 पर रहकर भी चीन ने जो चमत्कार किया है, उससे पूरी दुनिया हैरान है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन से पूरी तरह से गरीबी होने का दावा किया है। तो यहाँ पर गरीबी खत्म होने का दावा किया गया है। आपको बता दें, जिनपिंग दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में संयुक्त राष्ट्र के गरीबी मिटाने के साल 2030 के लक्ष्य को 9 साल पहले ही हासिल करने का ये दावा किया गया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए प्रशासन ने पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, पर लगता है अब लॉकडाउन का असर और कोरोना का डर दोनों ही लोगों के मन में नहीं रहा, क्योंकि लॉकडाउन के ऐलान के बावजूद लोग घरों से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए फिटनेस का होना जरूरी है। शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज काफी जरूरी है। साथ ही कोरोना पर रोकथाम के लिए लॉकडाउन से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस का होना जरूरी है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बीच कांजीपुरम में एक शख्स ने फिल्म अभिनेता से नेता बने कमल हासन की कार को टक्कर मारने की कोशिश की। टक्कर मारने वाला शख्स शराब के नशे में धुत था। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से इसे हमला करार दिया गया। आपको बता दें, एमएनएम की ओर से दावा किया गया है कि नशे में धुत शख्स फिल्म अभिनेता को करीब से देखना चाहता था, इसलिए उसने
कार की खिड़की पर धमाका करने की कोशिश की। हालांकि हसन को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का दावा है कि कार की विंड स्क्रीन को नुकसान पहुंचा है। और ये हादसा उस समय हुआ जब कमल हसन कांचीपुरम में एक जगह से अपना चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद लौट रहे थे कि इस बीच एक शख्स ने हसन की गाड़ी को अवरुद्ध करने की कोशिश की। इस बीच कमल हसन की कार को टक्कर मारने की कोशिश के कारण अफरा तफरी की स्थिति हो गई है। हालांकि आसपास मौजूद हसन के कैडेट्स ने सोचा कि शख्स ने हसन की कार पर लगे ग्लास पेन को तोड़ दिया है। यूपी के बिजनौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। युवक ने चित्र को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की है, जिसे लेकर भीम आम पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी ने थाने का घेराव किया और आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी है। और पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें, युवक ने टिप्पणी फेसबुक पर की है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जाहिर की है। फिलहाल शिकायत के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आदमी आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष ने ये बात, जैसा कि मुझे अभी जानकारी हुई, तुरंत मैंने आने का काम किया कि ग्राम रामदास वाली का ब्रजवीर के नाम से है, पाल समाज से है, और रामपाल सिंह के इनके पापा का नाम है। इन्होंने एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो समाज को एक करने का काम किया और सभी लोगों को एक काम करने का काम किया, मगर उसने ऐसी टिप्पणी करी है कि वो सहन नहीं की जाएगी। वो भीम आदमी आजाद समाज पार्टी तत्पर उसके लिए तैयार खड़ी रहेगी, संघर्ष करेगी। जैसे पूरे समाज में चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी जाने का काम करते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी मामला होता है तो वहाँ तुरंत तैयार रहती है। तो भीम आदमी आजाद समाज पार्टी इसके लिए तैयार रहेगी और उसे जल्द से जल्द सजा दिलवाने। अब उत्तराखंड के सहसपुर से खबर है, जहां 5 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई है। जी हां, 10 लाख की फिरौती के लिए 5 साल के बच्चे का अपहरण किया गया है। फिरौती की रकम न मिलने पर बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पर इस घटना को लेकर डीआईजी ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। वहीं पंजाब के गुरदासपुर से एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस और गन्ने की फसल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच दुर्घटना का मामला सामने आया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देश में उच्च पद पर तैनात अधिकारियों और नेताओं को विशेष अधिकार मिले होते हैं, लेकिन कई बार वो इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूपी के मुरादाबाद से, जहां एक डिस्ट्रिक्ट जज 80 रुपए के टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मचारी से बहस करने लगा। इस पर टोल कर्मचारी ने डिस्ट्रिक्ट जज की क्लास लगा दी। दरअसल जज साहिब बिना टोल भरे ही निकलना चाहते थे, लेकिन टोल कर्मचारी ने उन्हें पकड़ लिया और नियम गिनाने शुरू कर दिए। टोल कर्मी ने जज साहब से यहां तक कह दिया कि अगर बिना आत्मा का आदमी न्यायालय में बैठ जाए तो उसे निकाल देना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को आप भी देखिए और जरा सुनिए। किया है आपने किया? कितनी देर से आपकी गाड़ी खड़ी है? 10 मिनट से। क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है? जब आपने टोल एक्ट पढ़ा है और आपको पता है हाई कोर्ट के जज फ्री हैं, आप नहीं फ्री हैं, आपने क्यों? मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कि सर आप अपने किसी अधिकारी से मेरी बात करा दो। आप जब आपको पता है कि आप फ्री नहीं, फिर अधिकारी से बात करना था आपको। गाइड सुनिए एक मिनट, सुनिए भाई, सुनो, राजस्थान और एमपी से आप कहीं से आ रहे हैं? आपने अपने अधिकारों का मतलब गलत इस्तेमाल कर डाला राजस्थान एमपी में। आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर डाला, करा ही है आपने। और फिलहाल खबर दोपहर के खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें ANP न्यूज। नमस्कार।